नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक लड़की है रसीदा। ये कौन है? रसीदा है, ठीक है। और ये क्या सवाल करती है? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। क्या लिखा हुआ था उसमें? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है, कल क्या हुआ था ये हम पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो हम रेडियो सुन सकते हैं या टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। ठीक है, पहले समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या करते थे। ठीक है, उसके बारे में देखो। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मानचित्र पृष्ठ संख्या। लोग कहाँ रहते थे? देखो, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक है, एक नक्शा है, पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 2 पे है। उसमें देखो नर्मदा नदी का पता लगाइए। उसमें हम पता लगाएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कहाँ? ये जो नर्मदा नदी है, इस तट पर कई लाख वर्ष पहले से ही लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, जो नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे ना, ये कई लाखों वर्ष पहले से रह रहे थे। ठीक है, ये कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे, यानी कई चीज़ों को बहुत ही आसानी से जल्दी से इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, आसपास के जंगलों के यानी आसपास जितने भी जंगल थे उसकी जो भी विशाल संपदा थी, विशाल संपदा में जैसे कि भोजन होते, जैसे कि जड़, फल, जंगल के जो अन्य उत्पाद जो होते हैं ना, वो सभी को इकट्ठा कर लेते थे। इसके अलावा ये जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं बच्चों? दोस्तों, उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? अगर प्रश्न आता है तो आप क्या बताओगे? सुलेमान पहाड़ियां और किरथर पहाड़ियां। ठीक है, और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे।
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर और पश्चिम में, यानी भारत है हमारा, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये भारत के उत्तर, ये इधर है, ये उत्तर एरिया है, और ये कौन सा है, ये उत्तर एरिया है, और ये पश्चिम एरिया। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो आप क्या बताओगे, सुलेमान पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी फसल सबसे पहले उपजाई गई थी, तो आप क्या बताओगे, गेहूं और जौ। ठीक है, कब, 8000 वर्ष पहले। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर पूर्व के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, देखो दोस्तों, उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो ये कौन सा, ये उत्तर है और ये क्या है, पूर्व। तो उत्तर पूर्व के अंदर इस साइड कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप क्या बताओगे, गारो, और मध्य भारत में ये जो बीच का भारत है यहाँ पर विंध्य पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप गारो बताओगे, और अगर पूछा जाए कि मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप विंध्य पहाड़ियां बताओगे। ठीक है, तो ये जो उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियां हैं और जो विंध्य पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है कृषि का विकास जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और पूछा जाए कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, तो आप क्या बताओगे, विंध्य के उत्तर में, यानी जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं ना, बीच के अंदर जो विंध्य पहाड़ियाँ, उसके उत्तर की साइड जो है, इधर साइड जो है, वो क्या उपजाया गया था, चावल सबसे पहले उपजाया गया था। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये नक्शा है। ठीक है, और इसके अंदर नर्मदा नदी था ना, ये देखो, ये रही नर्मदा नदी, ये रही नर्मदा नदी। ठीक है, और ये देखो उत्तर पश्चिम के अंदर, ये देखो किरथर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और उत्तर पूर्व के अंदर को देखो गारो पहाड़ियाँ हैं, और मध्य भारत में देखो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, और इस विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में क्या उपजाया जाता है, चावल उपजाया जाता है। ठीक है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो देखो दोस्तों, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, वो देख लो सबसे पहले। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है, ये इसकी क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है बच्चों, देखो सहायक नदियां, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सहायक नदियां कहते किसे हैं। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सहायक नदी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि वो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक सबसे बड़ी नदी होती है उसे मिल जाती है, उसको हम सहायक नदियां कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, कौन सी नदियां, जो सिंधु हैं और इसकी जो सहायक नदियां, इसी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। बताओ बच्चों, ये गंगा है और गंगा की जो सहायक नदी है वो सोन है। ठीक है, देख लीजिए, ये देखो बच्चों, ये हमारी गंगा नदी जा रही है। ठीक है, और इसकी ये सहायक नदी ये सोन है, ये गंगा नदी और ये सोन नदी। ठीक है,
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में क्या है? मगध है। ठीक है, प्राचीन काल के अंदर बहुत ही बड़ा राज्य था मगध। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों की एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या मिलता था? अवसर मिलता था। ठीक है बच्चों, ये देखो मानचित्र जो हमने देखा था उसमें दक्षिण एशिया, जो मानचित्र था वो दक्षिण एशिया का था। इसमें क्या क्या आता है दक्षिण एशिया में? आधुनिक भारत आता है हमारा, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखो, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अब देखो देश का नाम कैसे क्या क्या है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम क्या नाम का यूज करते हैं अपने देश के लिए? हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया शब्द आया कहाँ से? देखो, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा?
हिंदोस तथा अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भरत नाम का प्रयोग? उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते हैं उनके लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? देखो कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख बोलोगे कि जो हाथ से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक है। अंग्रेजी में किसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं पांडुलिपि को। ठीक है। और ये शब्द लैटिन शब्द मैनु से निकला है। मैन्युस्क्रिप्ट किससे निकला है? मैनु शब्द से निकला है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से निकला। ठीक है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती थी। ठीक है। और ये पांडुलिपियां किस पे लिखी होती थी? ताड़पत्र पर लिखी होती थी। ठीक है। या फिर हिमालय में क्या मिलता था? भुर्ज नामक पेड़ की छाल मिलता था, वहां पर ये लिखी होती थी। ठीक है। इधर देखो, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग, ये देखो, ये जो पांडुलिपि है ना, ये देखो, ये पांडुलिपि है। ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा गया है? यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, क्या बनाने के लिए? किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखो, ये किससे बनी है? भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई पांडुलिपि है। ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्रश्न आ सकता है कि प्राकृत भाषा का यूज कौन करते थे, कौन प्रयोग करते थे? तो आप क्या बताओगे? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसका? ये क्या है? अभिलेख हैं। ठीक है। हम इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अभिलेख क्या होता है वो देखो, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा लेख जो या तो पत्थर पर या धातु जैसी कोई कठोर सतह होती है, कठोर धातु होती है, उस पर क्या लिखे जाते हैं? उत्कीर्ण, यानी उस पर क्या है? खुदवा कर उस पर लिखवाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है।
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, ज़्यादातर तो कौन, शासक जो होते थे, राजा वगैरह होते थे, वो अभिलेख वगैरह लिखवाते थे। ठीक है, इस पर अपने आदेश वगैरह लिखवाते थे। ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कि जो राजा वगैरह होते थे, ठीक है, जब युद्ध होता था तो जब उनको विजय मिल जाती थी, वो जीत जाते थे, तो वो इस तरह के का लेख लिखवाते थे, अभिलेख लिखवा करके वो अपने विजयों का इसमें क्या करते थे, लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो पुरातत्वविद थे वो क्या करते थे, तो आप क्या बताओगे? पत्थर और ईंटों से बनी जो इमारत होते थे, ठीक है, इमारतों के अवशेष, चित्र या मूर्तियां होते थे, उनका वो क्या करते थे? अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं तथा ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इससे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं, ऊपर कुछ रह गया था पार्ट। लगभग 2250 यानी 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है ये कहाँ से मिला हुआ है? तो हम बता सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक कंधार जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। ये अशोक जो था वो मगध का कौन था? राजा था, उसके आदेश पर यह लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये देखो बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये जो है एक बहुत ही पुराने जगह से ये पात्र प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इसका प्रयोग क्या है? 4700 वर्ष पहले होता था। ठीक है, दाएं में देखो एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये देखो पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है?
अब आगे देखो, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, अब देखो इतिहासकार किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे कि इतिहासकार किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखो, अतीत एक या अनेक। ठीक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, यानी बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। इस तरह वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? BC, ठीक है, और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। का तात्पर्य क्या है? यानी BC का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, क्या कहते हैं? AD, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ईस्वी में लिखा पाती हो। और AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE
कभी कभी एडी की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, सी ई, तथा बीसी की जगह बी सी ई का प्रयोग होता है। सी ई अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होता है? सी ई जो अक्षर है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? कॉमन एरा, क्या बोलते हैं? कॉमन एरा, ठीक है। तथा BCE का प्रयोग किसके लिए होता है? BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। अन्यत्र में देखो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसे नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इससे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस पाठ में हमें क्या क्या उपयोगी शब्द मिले। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सब हमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्द मिले। कुछ तिथियां भी हमें दिखाई दी। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे थे? तो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब था? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व को माना जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, प्रश्न दिए हुए, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।